हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीएससी पार्ट 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स चैप्टर के बारे में बताऊंगी। एल्केन्स क्या होते हैं इसके बारे में आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसका मात्र थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि एल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसा कि हाइड्रोकार्बन से आपको समझ पड़ता है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, मतलब कि किसी भी प्रकार के इसमें द्विबंध या त्रिबंध नहीं पाए जाते हैं, अनसैचुरेशन नहीं पाया जाता है। इसका जो सिंपल एग्जाम्पल है वो CH4 है और जो जनरल फार्मूला होता है एल्केन्स का वो CnH2n+2 होता है। इसके आगे अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो अगेन हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अनब्रांच्ड एल्केन्स और दूसरा ब्रांच्ड एल्केन। जब उसमें किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं है, मतलब कि स्ट्रेट चेन है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है वो एल्केन के नाम से किया जाता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल यदि 4 कार्बन एटम है तो C4H10 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और नाम ब्यूटेन होगा। इसी प्रकार से 9 यदि कार्बन एटम है तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूले के अनुसार उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CH3 CH2 का होल 7 CH3 बनेगा और उसे नोनेन नाम दिया जाएगा। इसी में मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है CH3 CH2 का होल 18 CH3, मतलब कि C20 सिस्टम है। ऐसी स्थिति में उसे आइसोडेकेन कहा जाएगा। दूसरा जो नॉमेनक्लेचर या जो नाम देने का आधार होता है वो है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब है कि यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें एल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मैंने एन प्रोपाइल लिखा हुआ है, इसी तरह से आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है। ब्यूटेन के केस में यदि एक हाइड्रोजन जाता है तो एन ब्यूटाइल बन जाता है, या फिर यदि नंबर 2 पोजीशन पर यदि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है, और यदि ब्यूटाइल में आइसो ग्रुप है तो उसे आइसोब्यूटाइल कहा जाता है, और यदि टर्शरी कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो टर्शरी ब्यूटाइल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं हम ब्रांच चेन एल्केन्स की, कि जब ब्रांचिंग होती है तो उसमें सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको आधार लिया जाता है, और उसके साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं उनको देखा जाता है कि उनकी पोजीशन क्या है। यदि सब्स्टिट्यूएंट्स में एक से अधिक प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में बता रखा है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हैं। 4 पोजीशन पर मिथाइल दे रखा है और 3rd पोजीशन पर इथाइल ग्रुप दे रखा है। यदि नंबरिंग इस प्रकार से की जाती है, यदि नंबरिंग दूसरी दिशा से की जाए तो उस स्थिति में 3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ रहा है और 4 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप आएगा, परंतु वो स्थिति वो नॉमेनक्लेचर का तरीका नहीं है। नॉमेनक्लेचर का तरीका ये बोलता है कि उसमें जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा, जैसा कि इथाइल समूह जो है वो 3rd पोजीशन पर आ रहा है तो उसी को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो जो उसका नॉमेनक्लेचर है वो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन होगा। अब यदि एक ही प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में डाई ट्राई टेट्रा भी लिखा जा सकता है। नंबर 5th पोजीशन पर मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि यदि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करने के बाद में यदि किसी कार्बन एटम पर जैसा कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, तो किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर में इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट को उसी प्रकार से नेमिंग की जाती है। तो इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए कि जो है सबसे पहले हमने इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली है, तो वो 8 कार्बन की है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं 4 पोजीशन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए 4 पोजीशन पर है, इसलिए 4 डैश 1 डैश मिथाइल इथाइल
ऑक्टेन जो है वो नाम दिया गया। तो अर्थात जो हमारा एल्केन है उसका जो कंप्लीट नेम होगा 4-1 इथाइल वीथाइल ऑक्टेन होगा। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम की। कार्बन एटम्स जो हैं वो एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि जो प्राइमरी कार्बन एटम है जिससे कि केवल एक कार्बन एटम अटैच्ड है उसको प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाता है। जिससे 2 कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं उसको सेकेंडरी कार्बन एटम कहा जाता है। और जिस कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं उसे टर्शरी कार्बन एटम कहा जाता है। तो ये आपको इससे क्लियर हो रहा है। और क्वाटरनरी जिस कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम अटैच्ड हैं उसे क्वाटरनरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है एल्केन का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिज्म ऑफ द एल्केन। एल्केन में 2 तरीके की आइसोमेरिज्म होती है, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चेन जैसा कि जो लेंथ ऑफ द चेन है वो कम या ज़्यादा होता है, और पोजीशन मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उसमें अंतर आता है तो उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो अब आप जैसे इस एग्जाम्पल लीजिए, हेक्सेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हेक्सेन में 5 तरीके के आइसोमर्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर पाए जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आइसोमर है वो एन हेक्सेन है, जिसमें कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 6 कार्बन एटम है। दूसरा जो है उसमें 5 कार्बन एटम है और पेंटेन का डेरिवेटिव हो गया। और परंतु जो पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पर है। वहीं थर्ड में पोजीशन जो है मिथाइल ग्रुप की बदल गई है और थर्ड पोजीशन पर हो गई। ऑल्दो जो साइज ऑफ द चेन है वो 5 कार्बन एटम से ही मिलकर बनी हुई है, तो जो पोजीशन है वो चेन का साइज़ नहीं बदल रहा, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल रही है, इसलिए ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो 4th और 5th है उसमें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है और दूसरा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। अब बात करेंगे हम उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि एल्केन को किस किस विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो जो पहली विधि जो सामान्यतः है वो है एल्कीन या एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से या हाइड्रोजन को ऐड करने पर जो है एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जो भी अनसैचुरेशन है उसके स्थान पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन जो है निकिल पैलेडियम और प्लैटिनम की उपस्थिति में होती है, और एट द 473 to 573 केल्विन पर जो है ये इस प्रकार की अभिक्रिया करवाई जाती है। दूसरा जो है रिडक्शन ऑफ द हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स का यदि अपचयन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अमलगम, सोडियम और इथाइल अल्कोहल या जिंक कॉपर कपल की उपस्थिति में किया जाता है तो इथेन प्राप्त होता है या एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जो आपसे एग्ज़ाम में जो कंपाउंड पूछा जा रहा है उसी के अनुसार आप एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे। तो कई बार ABCD की फॉर्म में भी पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो ऐसी स्थिति में हमें जो प्रोडक्ट बनाना है इट डिपेंड्स अपॉन कि किसके साथ में हमें रिएक्शन करवानी है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो वुड्स रिएक्शन है। इससे हमें हायर एल्केन्स प्राप्त करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल जो है वो एल्काइल हैलाइड के सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और ये हायर एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मिथाइल हाइड्राइड रिएक्शन कर रहा है तो हमें ईथेन प्राप्त हो रहा है। तो इसमें भी कई तरीके की मैकेनिज़्म देखी गई है, आयनिक मैकेनिज़्म भी हो सकती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म भी देखी जाती है। नेक्स्ट है कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। इसके द्वारा भी हायर एल्केन्स प्राप्त किए जाते हैं। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ में करवाते हैं तो एल्काइल लिथियम प्राप्त होता है। ये एल्काइल लिथियम कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके लिथियम डाई एल्काइल
क्यूप्रेट बनाता है और ये लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट से हमें हायर एल्केन्स प्राप्त होते हैं जब वो एल्काइल हैलाइड के दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करता है। तो इसके द्वारा भी हमें हायर एल्केन्स प्राप्त होते हैं और ये मेथड कहलाता है कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस, जिसमें कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ में होती है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ मेथड्स और प्रिपरेशन देखी। एल्केन्स में नॉमेनक्लेचर का आधार क्या होता है और किस प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है, उसका आज हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की प्रिपरेशंस को पढ़ेंगे।